सास का कमाल। नमस्कार दोस्तों, सान्या वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है सास का कमाल। अरे राधिका, कहाँ हो? तुमको तैयार होने में कितना टाइम लगता है। तुम औरतें अगर मेकअप करने बैठती हो तो न जाने कितना टाइम लगा देती हो। हम आदमी बीवी का वेट करते करते परेशान हो जाते हैं। थोड़ा जल्दी रेडी होकर आओ। आ रही हूँ, हमें भी सर से लेकर पाँव तक तो तैयार होना है। आप लोग का क्या है, बस कोट पैंट पहने हो गए रेडी। लो मैं आके देखूँ तो क्या पहना है। अरे वाह, तुमने तो मेरे दी हुए साड़ी पहनी है, रेड वाली, मेरी फेवरेट। क्या भला के सुंदर लग रही हो राधिका। चलिए अब शादी में जाने में लेट हो रही है, राधिका ने कहा। और हमारा बेटा भी तैयार हो गया है, कितना क्यूट लग रहा है। साहिल बोला, राधिका तुमने माँ का खाना बना कर रखा, क्योंकि हमको आने में लेट हो जाए कि तीनों टाइम का खाना बना कर रख दो। मैंने खाना पहले ही बना दिया, क्योंकि मैं जब शादी से थक हार के आऊँगी तो मैं किचन में पैर भी नहीं रखने वाली। तो खाना बनाना तो दूर की बात है। और मैंने घर के सारे काम, कमरे में ताला लगा दिया है, यहाँ तक कि किचन में भी कुंडी लगा दिया है, ताकि हम न रहे तो किचन में हमारे पीठ पीछे कोई कुछ भी न पकाए। हाँ राधिका, तुम सही कह रही हो। और सुनो राधिका, जाकर माँ से बोल दो कि हम जा रहे हैं, ये नहीं कि जागती रहे और हमारा वेट करती रहे। चुपचाप खाना खाकर बिस्तर में सो जाएंगे। उसका कमरा खुला छोड़ देना। ओके साहिल, मैं जा रही हूँ, उनको बोल कर आती हूँ। माँ जी, ओ माँ जी, आप क्या कर रही हैं? ओ माँ जी, आप अपने भजन कीर्तन में लगी हुई हैं और हम लोग शादी में जा रहे हैं। बहू, इतनी सुबह सुबह जा रही हो? हाँ, पर आप चिंता मत करिए, मैंने वहाँ हॉल में डाइनिंग टेबल पर आपका खाना रख दिया है, आप लेकर खा लीजिएगा। ठीक है बहू, और हमें आने में रात को लेट हो जाएगी, तो आप हमारी चिंता मत करिएगा, खाना खाकर सो जाना। ठीक है, तुम लोग तो काफ़ी रात को हो जाओगे। हाँ माँ जी, वही तो कह रही हूँ आपसे। माँ जी, रात का भी खाना मैंने बना कर रख दिया है, क्योंकि जब शादी से मैं लौट कर आऊँगी तो मुझसे खाना वाना नहीं बनाया जाएगा। इतना कहकर राधिका हर कमरे में ताला लगा देती है और फिर साहिल के साथ गाड़ी में बैठकर मुन्ने को लेकर चली जाती है। शोभा जी सिर्फ अकेले एक कमरे में बैठी रहती है। रोती हुई शोभा जी कहती है, वाह रे मेरी किस्मत, क्या किस्मत पाई है। बेटा बहू हमेशा घूमने चले जाते हूँ और मैं कभी मुझसे यह भी नहीं बोलते कि माँ तुम भी चलोगे, तुम्हारे भी कुछ अरमान है। लेकिन नहीं, मेरा इच्छाओं का तो उन्होंने गला घोट दिया है। एक हम थे, जब भी कभी कहीं जाने थे अपने बच्चों को गोद में लिए जाती थी और सासू माँ के साथ सभी परिवार निकलते थे। शंकर जी कभी भी मुझे अकेले घुमाने नहीं ले जाते थे। आज हमारे बच्चे हमको कहीं जाने को पूछते ही नहीं, यह भी नहीं सोचते कि माँ तुम घर पे रहते रहते बोर हो गई होगी, बस घर की रखवाली ही करती हो, कभी इनके बच्चे को संभालती हो, आया बना के रखा है, और जब घूमने जाती हैं तो घर का चौकीदार बना देती हैं। शोभा जी को भूख सताने लगती है, उसके बाद अपने कमरे से निकलकर हॉल में जाती है और उनका खाना एक कोने में पड़ा रहता है। हॉल में डाइनिंग टेबल पर थी, पर उसके ऊपर खाना नहीं था, उसके नीचे रखा हुआ था। अपनी थाली को उठाकर खाने के लिए बैठती है, क्योंकि उसे भूख बहुत जोरों की लग रही थी। तो देखती है बहू ने सिर्फ 3 छोटी छोटी रोटी बना के रखा और दाल, जो कि एक कटोरी भी भरा नहीं था। वो दाल एकदम उबला हुआ था, रात का बचा हुआ दाल लग रहा था, और सब्जी के नाम पे एक प्याज का टुकड़ा है। वो खाने को देखकर आंखों में आंसू बहने लगते हैं। बहू ने तो बोला था कि तीनों टाइम का खाना है। वो चारों तरफ नजरें दौड़ाती है कि शायद कहीं कोने में एक थाली और होगा, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। शोभा जी ने सुबह से एक चाय तक नहीं पिया था, क्योंकि वह सुबह के 8 बजे ही निकल गई थी और उसको चाय तक नहीं दिया, और खाने के नाम पे सिर्फ 3 रोटियां थी। शोभा जी को लगा कि अभी खा लेंगी तो फिर से पेट खाली हो जाएगा। वो खाने की थाली रख देती है कि मैं थोड़ी देर के बाद खा लूँगी, तो एक बार में ही पेट भर जाएगा। उसके बाद वो सोचती है चलकर किचन में एक कप चाय बना लूं। जब वो किचन में जाने लगती है तो देखती है किचन में ताला लगा हुआ है और घर के बाकी कमरों में भी ताला लगा हुआ है। सुबह से एक कप चाय नहीं पिया था तो उनके सर में दर्द हो रहा था और
किचन में ताला लगा हुआ था। बहू ने यह भी नहीं सोचा कि जाते जाते अपनी सास को एक कप चाय दी जाए। अब हॉल में इधर उधर घूम रही थी और बीते पलों को याद कर रही थी। जब बहू रक्षाबंधन पे अपने मायके जा रही थी तो उसने बस ऐसे ही रोटी और दाल उबली हुई थी देकर चली गई और बोल कर गई थी कि माँ जी, यह खाना खा लेना, मैं मायके जा रही हूँ, शाम तक जाऊँगी। बहू, तुमने अपना खाना नहीं बनाया। शोभा जी ने कहा तो राधिका बोली, माँ जी, मैं तो मायके जा रही हूँ, मेरा खाना तो वहीं बना होगा। शोभा जी ने वह रोटी और दाल नहीं खाई गई तो उन्होंने सोचा किचन में चलकर दाल फ्राई कर लेती हैं ताकि कुछ चटपटा हो जाए तो वो खा लेंगे, और आलू की सब्जी बना लेती है। किचन में जाकर वो एक प्याज टमाटर लेकर दाल फ्राई करती है और 2 आलू लेकर आलू की सब्जी बनाती है। साथ में अपना गए पापड़ रायता बनाकर अच्छे से खाना खाती है। और आज उनको बहुत दिन के बाद उनके मन को बड़ी संतुष्टि मिली थी और खाना उनके गले से आराम से उतर गया। बहुत महीने बाद आज पेट भर के खाना खाया तो उन्हें बड़ी शांति मिली। और बहू ने जाते जाते किचन में पड़े हुए बर्तन को सिंक पर साफ करने के लिए बोल रखा था। शोभा जी खाना खाने के बाद जल्दी जल्दी किचन के बर्तन को साफ किया और सोचती है खाने के लिए सिर्फ एक रोटी मिलती है और साफ करने के लिए पहाड़ जैसे बर्तन साफ करने के बाद प्याज और आलू के छिलके को बाहर बालकनी से रोड पे फेंक देती है ताकि बहू को शक न हो कि मैंने किचन में कुछ बनाकर खाया है। जब शाम को मायके से बहू आती है तो सीधा रसोई में जाती और सब चीज़ें सरसरी निगाहों से देखने लगती है और माँ जी के कमरे में चिल्लाते हुए आती है, माँ जी, ओ माँ जी, किचन में आपने कुछ बनाया था? नहीं बहू, मैंने तो नहीं बनाया था। तुम तो मुझे खाना देकर गई थी तो मैंने क्यों बनाती भला? आप माँ जी, किचन में 2 आलू और 2 प्याज टमाटर कम क्यों है? क्या तुम्हें कैसे पता बहू? माँ जी, मैं सब्जियाँ गिन कर गई थी। क्या आज तक हमारे घर में किसी ने आलू टमाटर नहीं गिना? आलू प्याज पड़ोस की आंटी लेने आई थी कि कहीं आपने कुछ बनाकर खाया है? नहीं बहू, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बहू, ठीक है माँ जी, मैं आंटी जी से पूछूंगी। हाँ पूछ लेना, पर फ्रिज में मैंने 1 कटोरी मुन्ने के लिए दही रखा तो वो भी गायब है और मेरा 10 पापड़ था जिसमें से सिर्फ 5 पापड़ डब्बे में बचा है। 5 पापड़ कहाँ गए? अपने पूरे 5 पापड़ खाए हैं। हाँ बहू, थोड़ा भूख लग रहा था तो मैंने पापड़ ही खा लिया, और तुम तो आज सिर्फ मुझे 1 रोटी देकर गई थी। 1 रोटी से पेट भला भरता है। दरअसल जब बहू अपने मायके गई थी तो शोभा जी अपने आस पड़ोस के सहेलियों को बुला लेती है ताकि उनसे बोल बतिया सके। जब घर में कोई नहीं रहता तो खाली दीवार काटने को दौड़ता है, और जब उनकी सहेलियाँ आती हैं तो उन्हें भी थोड़ा बहुत खाना खिला देती है। इसलिए सबने मिलकर 5 पापड़ चट कर लिया था और बहू को लगा अकेली सासू माँ ही सारा खाना ठूस लेती हैं। अगर बहू को बताएंगी कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी सहेलियाँ आती है तो वो उनका जीना हराम कर देगी। माँ जी, बुढ़ापे में कोई इतना खाना खाता है भला? बुढ़ापे में हल्का खाना खाना चाहिए ताकि शरीर ठीक रहे। और आइंदा से आप किचन में कुछ भी हाथ लगाने से पहले मुझसे पूछ लीजिएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आंटी जी को प्याज टमाटर देने से पहले एक बार मुझे फ़ोन करके पूछा होता। अरे टमाटर के दाम कितने बढ़ गए हैं? मैं चलकर साहिल से कहती हूँ और किचन में दरवाज़ा लगवाती हूँ ताकि जब मैं न रहूँ तो कोई भी मेरे पीठ पीछे किचन में न जाकर अपने लिए छप्पन भोग बनाए। पैसे तो हमारे खर्च होते हैं। उसके बाद से बहू कहीं भी जाती तो किचन में कुंडी लगा कर जाती ताकि उसकी सासू माँ अपने लिए कुछ भी ना पका पाए। और आज भी राधिका ने किचन में ताला लगाने के साथ साथ वो सब कमरों में भी ताला लगा दिया था, यहाँ तक कि बाहर भी ताला लगाकर माँ को अंदर बंद करके शादी में चले गए। बेटा तो बहू के भी बोली बोलता था, शादी होने के बाद तो बिल्कुल पराया हो गया। अब वो कैसे बैठे बैठे बोर हो रही थी, खाना भी नहीं खा सकती थी क्योंकि उन्हें फिर से भूख लग जाती। तो उन्होंने सोचा खाना देर से खाएंगे, और आज तो कुछ पका भी नहीं सकती थी और
जाकर अपने कमरे में बैठती है तभी उसकी नज़र मोबाइल पे पड़ती है तो सोचती है चलो अपनी सहेलियों से ही बात कर लेती हूँ। अपने आस पड़ोस की सहेलियों को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है पर उनकी भजन कीर्तन की मंडली की कोई भी सहेलियाँ फ़ोन नहीं उठाती है और ना ही आजकल उन सहेलियों का फ़ोन आता है। पहले तो हर दूसरे तीसरे दिन वो अपने सहेलियों से बात करके अपना जी हल्का कर लेती थी। उसका दिन भी अच्छे से बीत जाता था। घर में बैठे बैठे बोर नहीं होती थी। बार बार वो अपने सहेलियों को फ़ोन लगाती पर कहीं भी घंटी नहीं बजता। वो परेशान हो गई, पता नहीं क्या हो गया है। आशा, उषा, ममता कोई फ़ोन नहीं उठा रही है और न ही वो मुझे फ़ोन कर रही है। क्या सारी सहेलियाँ मुझे भूल गई? फिर वो भजन लगा कर सुनने लगती है और उनके आंसू बहते जा रहे थे कि बच्चों ने भी मुझको घर में कैद करके रख दिया है, जैसे कोई पिंजरे में पक्षी बंद रहता है। बस उनके घर की मैं रखवाली करूं। मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, हाथ पैर सही सलामत है। आप अपना खाना बनाकर खुद खा सकती हूँ। मुझे अपने घर में ही कहीं जाने से मैं बच्चों की इजाज़त लेनी पड़ती है। न बाहर जा सकती हूँ न घर में कहीं जा सकती हूँ। इतना पराया बहरा क्यों लगा दिया रखा है बच्चों ने। मुझसे हंसकर दो बात नहीं बता सकती। ऐसे करते करते दोपहर हो जाती है। फिर उन्हें बहुत तेज पेट में कुलाहल होने लगती है। जल्दी से वो खाना खाने लगती है पर दाल तो रात का था, वो भी खट्टा हो चुका था। पर खाने ऐसे खाती है जैसे कोई बहुत बड़ा पकवान मिला हो। खाने में रोटी और सूखा दाल ही तो था। ऐसे ही अपना समय बैठते बैठे काटती है और उदासी से रहती है। तभी शोभा जी के सर में दर्द होने लगता है क्योंकि सुबह से एक कप चाय नसीब नहीं हुआ था। वो बाम ढूंढ करके अपने सर पे लगाती है और अपने कमरे में वापस चली जाती है। रात होने को थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और घर में आते ही मुन्ना भी तेज तेज रोने लगता है। शोभा जी को अपने कमरे में ही आहट मिल जाती है कि मीठा बहू घर आ गए हैं और वो सोचती है एक बार कमरे में झांक भी नहीं सकते कि माँ ठीक है या नहीं, माँ ने खाना खाया या नहीं। खाना खा कर हाल चाल भी पूछ ले कि माँ बैठे बैठे माँ के सर में दर्द तो नहीं है। उधर हॉल में बैठे बैठे साहिल राधिका से कहता है, राधिका जा एक कप चाय बना दे, बहुत ठंड लग रही है, चाय पी लो तो थोड़ी फुर्ती मिले और गर्माहट आए। एक कप माँ के लिए भी बना देना। अरे माँ तो सो गई होगी, इतनी रात को भला कोई बूढ़े लोग जागते हैं, जाकर देख तो ले। अरे तुझे पता है माँ सो गई है, आप खामा की चिंता करते हैं। मैं बस एक कप चाय जल्दी से बना कर लाती हूँ। इतना दूध भी नहीं बचा होगा, मुन्नी को भी दूध देना है, वो भी भूख से रो रहा है। राधिका ने कहा तो ठीक है, एक कप चाय बना कर ला। राधिका किचन में जाती है साहिल के लिए एक कप चाय बनाने के लिए। उसी समय दरवाजे की दो बेल बजती है। अब कौन आ गया? साहिल जाकर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है पड़ोस की उषा आंटी की बेटी पूजा दरवाजे पे अगर खड़ी थी। अरे पूजा, रात को 9 बजे तू यहाँ आई है? हाँ भैया। वह क्या है ना? पूजा हिचकिचाते हुए बोली, माँ मुझे बार बार फोर्स कर रही थी कि मैं देख कर आऊँ। बगल में शोभा आंटी कैसी है, उनका क्या हाल चाल है? कब से माँ फ़ोन ट्राई कर रही है पर शोभा आंटी का फ़ोन ही नहीं लग रहा। माँ ने मुझे भेजा है उनका हाल चाल जानने के लिए। आंटी जी कैसी? और मैं 2-3 बार आकर जा चुकी हूँ आपके घर में, ताला लगा हुआ था। साहिल बोला, हाँ पूजा, मैं अपने एक पड़ोस की शादी में गया था। शादी दोपहर की थी, लंबा सफ़र तय करके आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। आंटी जी भी गई थी? नहीं पूजा, मैं माँ को घर पे ही था पर हम लोग बाहर से ताला लगा कर गए थे। यह सुनकर पूजा चौंक जाती है। भैया आप आंटी जी को घर में बंद करके क्यों गए थे? और आजकल आंटी भजन कीर्तन में भी नहीं आती। अगर मुझे माँ से मिलना है तो जाकर मिल ले, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए हैं, आराम करने का समय हो रहा है। ठीक है भैया, मैं आंटी जी से मिलकर आती हूँ। साहिल मन ही मन बड़बड़ाया, नहीं लगता है पड़ोसी है तो पड़ोसी के हद में
नहीं रहेंगे। इन लोगों की आदत होती है घर घर की खबर रखने की, बीच में टांग अड़ाने की। अरे हमारा घर है, हम चाहे ताला लगाए चाहे जो भी करें, इनको क्या। तभी राधिका चाय लेकर आते हैं। क्या हुआ जी, किस पे बड़बड़ाए रहे हो? अरे वो पूजा आई है, इन पड़ोसियों ने तो मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, राधिका ने कहा। जब देखो तब मुंह उठाए चली आती है, कभी टमाटर लेने, कभी प्याज लेने, तो कभी आंटी जी करने। अरे इनकी माँ हमारी माँ, दोनों सहेलियाँ हैं, तो क्या जब मन आएगा तो चली आएगी। आंटी जी। हाँ कौन? शोभा जी ने बिस्तर से उठते हुए कहा। अरे पूजा बिटिया, तो इतनी रात को आई है? हाँ आंटी जी, बहुत दिन से देखी नहीं आप। और माँ ने आपको कितनी बार फ़ोन मिलाया, आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। हाँ बेटा, पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो गया है। मैं कितनी बार सब सहेलियों को फ़ोन लगाती रहती थी, पर किसी का फ़ोन नहीं लग रहा था और ना ही किसी का फ़ोन आ रहा था। ठीक है आंटी जी, मुझे अपना फ़ोन दिखाइए। तो पूजा ने जब उनका फ़ोन चेक करती है तो कहती है, आंटी जी आपका फ़ोन में तो आपके फ्रेंड के नंबर को ब्लॉक कर दिया गया है, ना फ़ोन लग सकता है और ना ही इन नंबरों से फ़ोन आ सकता है। पर यह किसने किया होगा? ज़रूर मेरी बहू ने किया होगा। 2 दिन पहले जब मैं बाथरूम में गई थी तो बहू मेरे कमरे में आई थी और मेरा फ़ोन चेक कर रही थी। उसके बाद जब मैं बाथरूम से निकली तो हड़बड़ा कर वो फ़ोन रख के कमरे से बाहर चली गई। ज़रूर उसने ही अपना तरीकम लगाया होगा। पर आंटी जी, भाभी को आपसे क्या दुश्मनी है, क्या परेशानी है? बर्दाश्त नहीं होता, बस चाहते हैं मैं इस चांद दिवाली में ऐसे ही परे परे घुटती रहूं। आंटी जी आप भैया से क्यों नहीं बोलती? अरे जब बेटा ही लायक ना हो तो बहू भी सही होती। बहू की क्या मजाल की बेटी का कुछ बोलती। जब अपना सिक्का खोटा होता है तो गैर से क्या बोलो, ऐसे ही मन मत होकर जीना पड़ता है। खैर छोड़ इस बात को, तू आप खाएगी नहीं? आंटी जी आप मेरी बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं खाना खा कर आई हूँ। पता है आंटी जी, माँ तो को कुछ दिन पहले वृंदावन घूम के आई है। आपको बहुत फ़ोन लगा रही थी पर फ़ोन नहीं लगा। फिर माँ ने साहिल भैया को फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर माँ घर के गेट के पास ही साहिल भैया दिख गए तो मैंने पूछा तो भैया बोले कि माँ की तबीयत सही नहीं है, उन्हें बुखार है, इसीलिए शायद वो फ़ोन नहीं उठा पा रही होगी। माँ ज़्यादा चल फिर नहीं सकती, इसलिए माँ ने वृंदावन न जाने का फैसला किया है। मम्मी को अकेले जाना पड़ा। भजन कीर्तन की मंडली सब लोग वहाँ गए थे। क्या सारे मंदिर के मंडली गए थे? पता नहीं क्यों साहिल ने झूठ कहा, मैंने तो नहीं मना किया था और मुझे तो पता भी नहीं है कि सब लोग वृंदावन जा रही है। आंटी जी माँ ने आपको बहुत बार फ़ोन किया और आज माँ ने से रहा नहीं गया तो मुझे ही आपके पास भेज दिया। जा देख शोभा आंटी कैसी है, आजकल वो मंदिर भी नहीं जाती है, उन्हें बड़ी चिंता सता रही थी आपकी। शोभा जी बोली, क्या बताओ, घर के बाहर भी ताला लगाकर बेटे बहू गए थे। अगर कुछ बोलते तो सुबह सुबह हंगामा होता, इसलिए मुँह बंद करके रहना पड़ता है। बेटी बहू भी यह नहीं सोचते कि माँ कोई चौकीदार है जो इस घर की रखवाली करती। अरे क्या वो उसका मन नहीं होता बाहर जाने का, घूमने का, अपनी सहेलियों से बातें करने का? अच्छा आंटी जी मैं आपको खुशखबरी देने आई हूँ, क्या है ना, सब लोग न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मंदिर के जितने भी कीर्तन की मंडली है सबने अयोध्या जाने का प्रोग्राम बनाया है। क्या अयोध्या? मुझे भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने थे, पर सब कब जा रहे हैं? वो आज ही आंटी जी, और वहाँ से हनुमानगढ़ी दर्शन और गोमती नदी में स्नान करेंगे, खूब मज़ा आएगा। पर मैं कैसे जाऊँ? बेटी बहू से पूछूंगी तो बेटा कम बहुत ज़्यादा कलेश करेगी। अगर टिकट के पैसे मांगोगी तो बेटा बहू दोनों बवाल मचा देंगे। आंटी जी आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, आपकी सब सहेलियों ने मिलकर आपका टिकट करवा दिया है और हो सकता है अयोध्या से बस कहीं और घूमने जाए, तो इसलिए आप अच्छे से गर्म कपड़े रख लें क्योंकि ठंड बहुत है। सुबह 4 बजे जाना है आंटी जी, 4 बजे की बस है। सब सहेलियाँ मिलकर वहाँ खूब मज़े करना और आने वाली अपनी ज़िंदगी को नए साल से अच्छे से सेलिब्रेट करना। सुबह जी यह सुनकर हंस पड़ती, उन्हें लगा जैसे आज बहुत दिनों बाद उनके चेहरे का मुस्कान आई है।
और वह उसी सारी तैयारी करने में जुट जाती है। वह कहकर पूजा अपने घर चली जाती है। शोभा जी कमरे में फटाफट अपनी पैकिंग करती है। कुछ गर्म शॉल, ग्लव्स, उन्हीं कपड़े रखती है। उन्हें लगता है हल्के रास्ते में हल्के फुल्के भूख के लिए थोड़ा मठरी और लड्डू बनाकर पैक कर लिया जाए। वो किचन में जाती है। मठरी और लड्डू बनाने के लिए तो देसी घी की खुशबू सारे घर में फैल जाती है। बहू राधिका जो अपने कमरे में सो रही थी, एक रात को मुन्नी के रोने के कारण उसकी नींद खुलती है। उसे घी की खुशबू आने लगती है। इतनी रात को सासू माँ किचन में क्या कर रही है? आज राधिका रात में रसोई में चाय बनाने के बाद ताला लगाना ही भूल गई थी। मेरे देसी घी खत्म ही कर देगी सोचती है। अपने पति साहिल को उठाए पर वो गहरी नींद में सो रहा था तो वो खुद जाकर देखती है। माँ जी, आप इतनी रात को किचन में क्या कर रही हैं? और यह आपकी अटैची हॉल में क्या कर रही है? आपने अटैची क्यों पैक किया है? आप कहीं जा रही हैं? बहू, मैं अभी बस 2 घंटे में अयोध्या के लिए निकलने वाली हूँ। मंदिर के सारे कीर्तन मंडली जा रही है तो मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। तो पूजा इसलिए आई थी, तभी मैं सोचूं कल रात को पूजा अचानक से क्यों आई थी? राधिका ने कहा तो शोभा जी बोली, बहू बस यह लड्डू और मछली पैक करके मैं अभी अयोध्या के लिए निकल जाऊंगी। क्या आपका दिमाग तो सही है माँ जी? कुछ बोलती नहीं हूँ तो आप हमारा फ़ायदा उठा रही है। सास बहू के बहस करने पे बेटा साहिल भी उठ जाता है और उठकर बाहर हॉल में आता है। यह तुम दोनों सुबह सुबह क्या बखेरा कर रही हो? बखेरा मैं नहीं, माँ जी कर रही है। मेरा पूरा देसी घी का डब्बा चट कर गई, एक तो ख़त्म कर दिया, ऊपर से अब बाहर जाने वाली है। क्या बोला माँ? तू कहाँ जा रही है? और हमसे पूछा भी नहीं, इजाज़त भी नहीं लिया। अरे आज रात 10 बजे की तो हमारी फ़्लाइट है राधिका के, वो मेरी बहन की शादी, और आपने अपनी टिकट बुक कर ली? कब कराई? और हमसे पूछा भी नहीं। पैसे का इंतज़ाम करना पड़ता है, इतना जल्दी सब कैसे हो गया? घर में बेटा बहू है, यह भी नहीं कि हमसे थोड़ा विचार विमर्श करे। शोभा जी गुस्से में बोली, बेटा मुझे तुमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम कहीं घूमने जाते हो तो क्या बहू जाती है? एक हफ्ते के लिए घर छोड़कर क्या तुम हमसे पूछते हो? और घर में ताला लगाकर चल जाती हो और मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाती हो कि माँ बाहर जाकर भजन मंडली में बहू को चुगली करती है। 2 मिनट तो कोई बैठने नहीं आती है कि बुढ़िया बन गई है या जी रही है, कोई हाल चाल नहीं लेता। और खाने में तीनों पहर के लिए 3 पतली रोटी रखकर तुम गई थी। मैं जहाँ 2 दिन के लिए निकली कि तुम लोग का मुँह बन जाता है। अरे मैं घर के चौकीदार नहीं करने वाले। क्या बूढ़े माँ बाप घर की चौकीदारी ही करते हैं? उनके कुछ अरमान नहीं होते? बुढ़ापा आने से घूमने फिरने खाने पीने का शौक़ ख़त्म हो जाता है क्या? साहिल बोला, मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊँगा आपको, इतना खर्च हो जाएगा। बेटा तुम फ्लाइट से जाओगे तो मैं बस से भी नहीं जा सकती। बस का भाड़ा तो फ्लाइट से कम होता है। तुम्हें अपने खर्चे नहीं दिखते और मेरे बस के भाड़े दिखते हैं। अपने आप से पूछ, आज तक कभी किसी पास के लोकल मंदिर में भी तू मुझे लेकर गया है? सिर्फ घर के 4 दीवारी के भीतर ही दफना देता है। साहिल झल्ला कर बोला, माँ इतनी ठंड में बीमार पड़ गई तो दवा दारू में खर्च होने अलग से। शोभा जी कहती है मुझे और बहू के इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं दवा के पैसे तुमसे मांगूंगी, इसलिए बहानेबाजी बनाना बंद कर। अगर तुम्हें पैसा नहीं देना तो कोई बात नहीं, मैंने सोच लिया है कि अब मुझे क्या कदम उठाना है। यह घर मेरे माँ पिताजी का है, मतलब तुम्हारे नाना नानी का है, तुम्हारे पिता का भी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी माँ के इकलौती संतान थी। तो मेरे माता पिता ने अपना जीवन जमीन जायदाद में नाम किया था, इसलिए तुम्हारे पिताजी से ने अलग से घर बना ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं समझी। अब मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें अपना घर दूँ या नहीं, मेरा यह घर खाली कर दो। मैं अपने घर को किराए पे लगाऊंगी और जो भी किराया आएगा उनसे मेरा अच्छे से गुजारा हो जाएगा। न तो मैं किटी पार्टी का शौक़ रखती हूँ, न ही बेफजूली शॉपिंग करने चाहती हूँ, और न ही बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाने का शौक़ है। मुझे बस थोड़ा बहुत अपनी 2-4 सहेलियों से बात करनी होती है, वो भी तुम्हारी आंखों में चुभता है। न खुद बात करने आती हो
और नहीं मेरा किसी से बात करना है और कोई मुझसे दो चार बातें कर ले भी तो वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती। तो ऐसे अकेले की ज़िंदगी जब मुझे जीना है तो तुम दोनों घर छोड़कर जा सकती हो। और बहू, आइंदा मेरे घर में बिना मुझसे इजाज़त लिए किसी भी कमरे में ताला लगाए तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं तुम्हारी सास व आज शोभा जी जो जब फटाफट जबान देते हुए देखा तो राधिका की हेकड़े ही निकल गई। वो तो शर्म से पानी पानी हो गई। कुछ जवाब देते नहीं बन रहा था कि वह माँ को किस बहाने से रोके और दोनों माँ के कदमों में गिर पड़ते हैं। राधिका बोलती है, माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, आपको जहाँ जाना है जाइए, हम आपके बीच में नहीं आएंगे। आपको जो करना है कीजिए, जिससे बात करना है करिए, कभी आपका फ़ोन चेक नहीं करेंगे, ना ही किसी का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालेंगे। बेटा भी बोला, माँ ये तुम्हारा घर है, तुम अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से जियो, जहाँ जाना है जाओ। माँ तुम अपना यह ATM कार्ड ले लो, मैं पैसे डाल दूँगा, तुम अपने हिसाब से खर्च कर। अब हम तुम्हारे मैटर में कभी बीच में नहीं आएंगे। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। ओ शोभा, अब जल्दी भी चल रही हो तो लेट हो जाएगा। जब दरवाज़ा खोलती है तो आशा, उषा और ममता तीनों सहेलियाँ खड़ी रहती हैं। चलो शोभा, अयोध्या के लिए लेट हो रहा है, हंसते हुए बोली, कहीं हमारा बस न छूट जाए। हाँ, पर मैंने आज अयोध्या अपने घर में ही बना दिया, सबको सबक का पाठ पढ़ाया। यह तूने ठीक किया, यही तो हम तुझसे कब से बोल रहे हैं, अपनी चाबी अपने हाथ में रख, किसी बेटी बहू की कठपुतली मत बन। और आज तूने सही किया। राधिका कहती है, आंटी जी अंदर आइए। तीनों फ्रेंड घर के हॉल में बैठती हैं और बहू सबके लिए एक एक कप चाय बनाती हैं और आज दूध का हिसाब भी नहीं लेती। चारों सहेलियाँ मिलकर चाय पीती हैं। अयोध्या के लिए खुशी खुशी बस से रवाना हो जाती हैं। दोस्त, माँ बाप जब बूढ़े होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वो घर के चार दीवारी में रहे। बुढ़ापा आने से उसके शौक खत्म नहीं हो जाते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी मज़े से जीने दीजिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बनी रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।